तो जय हिंद भाई लोग, आप सभी को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टोटल 5-6 टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक है 5 PS, दूसरा है 4 AM या 5 PM, इसके बाद 6 सिग्मा है, जस्ट इन टाइम है और TPM है। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि वीडियो के लास्ट तक आप बने रहते हैं तो निश्चित तौर पे आप इनको इन सभी चीज़ों का मतलब मालूम हो जाएगा। मेरे भाई लोग, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम 5 PS के बारे में चलते हैं। 5 PS क्या होता है? तो देखिए चीज़ 5 PS एक जापानीज टेक्निक है जिसका उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ। आप सभी जानते हो कि जो जापान है उसके ऊपर दो एटॉमिक बम से अटैक किया गया, लेकिन उसके बाद भी वो ना कि केवल उन सब चीज़ों से लड़ा, बल्कि लड़ते हुए इतना आगे गया, आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो उस टाइम जब उसके ऊपर अटैक हुआ ना, तब वहाँ कुछ साल बाद, कुछ दशक बाद औद्योगिक क्रांति आई। तो वहाँ से उद्योग में, इंडस्ट्री में रिलेटेड जो बहुत सारे काम ना, जो कि जापान से ही आया है, तो उसी में से 5 PS भी होता है, जिसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, कंपनी में किया जाता है। 5 PS एक प्रकार से चीज़ों को सिस्टमेटिक रखने और करने का एक तरीका है। जैसे कई बार आप अपने घर पे होते हैं, चीज़ें बहाई हुई होती हैं, लेकिन कोई घर का सीनियर आता है और सबको डांट के और कहता है कि इसे सही करो, तो वह भी एक प्रकार का 5 PS होता है। 5 PS का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को छोटे में मतलब क्रमित करके और उसमें चमक बनाए रख करके और इस टाइप से बनाना को लंबे टाइम तक चले, इन सभी चीज़ों को पालन करते हुए, तो उसी को कहते हैं 5 PS। 5 PS का मतलब 5 PS, 1 S, 2 S, 3 S, इस टाइप के। उन 5 PS का 5 अलग अलग अर्थ होता है। उस 5 PS का 5 अलग अलग अर्थ होता है। जैसे देखिए, पहला S हो गया सॉल्ट, दूसरा हो गया सेट इन ऑर्डर, तीसरा हो गया साइन, चौथा हो गया स्टैंडर्डाइज, ठीक है, मैं थोड़ा सा कह नहीं पा रहा हूँ। पांचवा है सस्टेन। तो सॉल्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे है, आप चीज़ों को बहा दीजिए। जैसे जो लड़के हॉस्टल में पढ़ते होंगे वो अपने रूम का हाल जानते होंगे। अब चीज़ों को इधर उधर बहाए रहना, ये हो गया अव्यवस्थित। अब उसी चीज़ को आप मतलब सेट करके रख दीजिए कम स्थान में, तो कहते हैं सॉल्ट। और सेट इन ऑर्डर, जैसे मान लीजिए उसमें आप लोअर बहाए हैं, पेन बहाए हैं, और कुछ बहाए हैं, कागज़ बहाए हैं, न्यूज़पेपर बहाए हैं, तो इसके बाद वो चीज़ें जो बहाए हो पहले उसे क्रमित करके रखना, इसके बाद चीज़ों को क्रम में रखना। यानी जहाँ न्यूज़पेपर है वहाँ न्यूज़पेपर, जहाँ लोअर टी शर्ट वहाँ लोअर टी शर्ट, जहाँ अपना बुक है वहाँ बुक। तो जब इस टाइप से रखेंगे तो उसे कहेंगे सेट इन ऑर्डर। पहले क्या है, चीज़ों को कम स्थान में रखना, इसके बाद जो स्थान है उसमें भी सेट करना, इसके बाद साइन, यानी कि जो पहला और दूसरा रूल है उसको फॉलो करना, यानी कि उसमें एक क्रम में रहे, एक सेट में रहे, एक उसका अपना स्टैंडर्ड हो, इन सब को मेंटेन करना एक प्रकार का साइन होता है। इसके बाद क्या है, चौथा स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब स्टैंडर्डाइज्ड मतलब ये होता है कि जिसका एक स्टैंडर्ड जो है ना उसको मेंटेन करना। और इसके बाद क्या है, पांचवा सस्टेन। अगर आप कोई मटेरियल बना रहे हो तो ऐसे बनाओ जो मतलब ना सस्टेन हो। सस्टेन मतलब टिकाऊ हो, चले। हाँ, जैसे मान लीजिए आप कोई सा भी प्रोडक्ट बनाओ वो चले, या कोई ऐसा सिस्टम बनाओ तो वो लंबे टाइम तक चले। इसी को कहते हैं 5 PS। 5 PS बेसिकली एक टेक्निक है जो अव्यवस्थित चीज़ों को व्यवस्थित करने, एक नियमित रूप से और उसको स्टैंडर्डाइज करने और सस्टेन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उद्योगों में, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 5 PM क्या होता है। 5 PM इसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। 5 PM में 5 चीज़ें आता है। एक होता है मैन, एक होता है मटेरियल, एक होता है मेथड, एक होता है मशीन, एक होता है मनी। प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए 4-5 चीज़ें होती हैं जिसकी आवश्यकता होती है। कोई भी इंडस्ट्री हो बिना मैन के चल नहीं सकती। इसके बाद अगर मैन भी हो तब भी एक चीज़ चाहिए, वो है मटेरियल। भाई हमें रॉ मटेरियल चाहिए ना, और उसके बाद एक मेथड चाहिए। मेथड का मतलब है भाई आप किस मेथड से बनाओगे, एक प्रोसेस होता है ना, तो प्रोसेस चाहिए। इसके बाद मशीन चाहिए, और जाहिर सी बात है जब ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आपके पास मनी होगा। तो ये चीज़ होता है 5 PM। 5 PM को प्रोडक्शन मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देख लीजिए आपका आ जाता है 6 सिग्मा। 6 सिग्मा में क्या होता है मेरे भाई, जो 6 सिग्मा होता है ना, जो 6 सिग्मा होता है उसे आप ये कह सकते हो, यह पर मिलियन डिफेक्ट को दर्शाता है। जैसे 1 मिलियन में कितने ज़्यादा चीज़ें खराब बन रही उसको दर्शाता है।
6M का मतलब ये होता है, आपके पास यदि कोई प्रोडक्शन की कंपनी है, आप किसी भी चीज़ का निर्माण 1 मिलियन करते हो। जैसे अगर आप ताला का निर्माण करते हो तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ताले का निर्माण करते हो, तो उस 10 लाख ताले के निर्माण करने में कितने ताले खराब बने हैं, उसी को कहते हैं डिफेक्ट, उसी को कहते हैं डिफेक्ट पर मिलियन। यही होता है 6 सिग्मा। 6 सिग्मा यह बताता है कि यदि किसी प्रोडक्ट का 1 मिलियन हम उत्पादन करते हैं तो 1 मिलियन में कितने खराब बने हैं, उन्हीं की संख्या को 6 सिग्मा बताता है, और 6 सिग्मा के द्वारा उनकी संख्या को कम किया जाता है। तो 6 सिग्मा का मतलब बेसिकली आप समझ गए होंगे। अब देखिए 6 सिग्मा ही क्यों, तो पहले देखिए, पहले 1 सिग्मा था, फिर 2 सिग्मा है, फिर 3 सिग्मा है, फिर 4 सिग्मा, फिर 5 सिग्मा, और 6 सिग्मा आते आते इस प्रॉब्लम को पूरा समाप्त कर दिया गया। जब 1 सिग्मा था तब क्या था वो आप जान लीजिए। जब 1 सिग्मा था ना, तो 1 मिलियन प्रोडक्ट बनाने पर 6,90,000 डिफेक्ट आता था। कब? जब 1 मिलियन प्रोडक्ट बनाया जाता था तब 6,90,000 में डिफेक्ट आता था, जब 1 सिग्मा था। 1 सिग्मा था यानी कि तब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट खराब होता था, हालांकि वो यूज में आता था लेकिन उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं प्राप्त हो पाती थी। इसके बाद आया 2 सिग्मा। 2 सिग्मा में हम क्या कहते हैं? 2 सिग्मा का मतलब ये होता है मेरे भाई ना कि वही 2 सिग्मा मतलब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पे कितना डिफेक्ट आ रहा है। तो मैंने बताया जो सिग्मा होता है, सिग्मा लेवल का मतलब ये होता है लगातार हम उसकी संख्या कम कर रहे हैं। तो जब 1 सिग्मा था तब 6,90,000 डिफेक्ट आता था, जब 2 सिग्मा हुआ तो हो गया 3,80,000 यानी कि आधा कम हो गया, और जब 3 सिग्मा आया तो 66,000 हो गया, यानी कि पहले 6,90,000 से 3,08,000 हुआ, और फिर 3,08,000 से 66,000 हुआ, और फिर 66,000 से जब 4 सिग्मा आया तो 6,000 हो गया, और जब 5 सिग्मा आया तो 230 हो गया, और जब 6 सिग्मा आया तो 3.4 हो गया। यानी कि आप 1 मिलियन प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें 3.4 डिफेक्ट आ रहे हैं, तो यानी कि कुछ नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं? तो ये होता है 6 सिग्मा। तो बेसिकली 6 सिग्मा 1 मिलियन प्रोडक्ट के उत्पादन में कितना डिफेक्ट आ रहा है उसको बताता है, और इसका जो उद्देश्य होता है वो लगातार प्रोडक्ट में आ रही प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उसको कम करना होता है, यानी जो डिफेक्ट आ रहा है पर मिलियन पे उसको कम करना ही 6 सिग्मा के अंतर्गत होता है। इसके बाद देखिए सेम QC टूल है, उसको मैं देखूंगा नहीं और उसको बताऊंगा भी नहीं। इसके बाद रुकिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जस्ट इन टाइम क्या होता है। तो जस्ट इन टाइम के बारे में बताऊं उसके पहले मैं बता दूं, ये जो जस्ट इन टाइम की खोज हुई थी, यह भी जापान की ही टेक्निक थी। जापान में आप सभी जानते हो एक कंपनी है टोयोटा, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो भी लोग जानते होंगे तो जान लीजिए टोयोटा के बिना उसका नाम ही अधूरा है ऑटोमोबाइल का। तो टोयोटा जो है ना, उसके द्वारा इसका फंक्शन किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था जस्ट इन टाइम का। तो जस्ट इन टाइम के देखिए अंग्रेजी में लिखा है कुछ, इसको आप ज़्यादा मत पढ़िए, सीधा सीधा आप ये जान लीजिए। कहीं पर प्रोडक्शन होता है 2 तरीके से होता है। एक होता है जब हम चीज़ों को, जो रॉ मटेरियल होता है उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके रखते हैं, और एक होता है कि नहीं भाई स्टोर करके कुछ नहीं रखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तुरंत मंगा के और तुरंत काम कर देंगे। तो वही होता है जस्ट इन टाइम में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक सिस्टम होता है जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जिसमें किया जाता है, यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट किया जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के इस सिस्टम में। जस्ट इन टाइम यही होता है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट इन टाइम वह विधि होती है जिसमें हम रॉ मटेरियल को तब मंगाते हैं जब हमें उत्पादन करना होता है, यानी कि डायरेक्ट उत्पादन के टाइम हम बनाते हैं, इसको हम अपने फैक्ट्री में या कंपनी में स्टोर करके नहीं रखते हैं। इससे क्या हो लाभ होता है आप हमें ये बताइए। तो जस्ट इन टाइम का एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला एडवांटेज क्या है? लेस स्पेस इनडीड। मैं आपको बताया अभी क्या है कि आपका मान लीजिए गाँव है तो वहाँ पर आपके पास बहुत ज़मीन है, लेकिन शहर में क्या होता है 2 BHK फ्लैट में ही जीवन काटना है। ठीक वही प्रकार से कंपनी का हाल होता है। कंपनी में क्या है, एक बार कंपनी बन गई फिर उसे बढ़ा नहीं सकते, एक बार दीवार लग गई फिर उतने में ही रहना है। आप जान लीजिए उसमें क्या होता है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है। अब जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो भाई उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और अगर तुम बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगा के रख लिए या बहुत ज़्यादा ना मंगा के रखे तब भी उसके लिए स्पेस की आवश्यकता होती है, और वह स्पेस
देना आपका काम होता है। अब पता लगा स्पेस नहीं है तो फिर दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए जो ये होता है जस्ट इन टाइम में, इसमें रॉ मटेरियल को रखने के लिए ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें आएगा और बनता जाएगा। जैसे आप मान लीजिए आप कढ़ाई में सब्जी तेल गरमा के एकदम रखें और बस केवल आपके प्याज कटा हुआ चाहिए और टमाटर, अब इसके बाद जैसे वो आएगा तुरंत खपत हो जाएगा। तो उसमें आपको रखने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं भाई प्याज रखो टमाटर रखो, बस लाए नहीं कि काट के अंदर डालो। तो वही काम होता है जस्ट इन टाइम में। इसमें कम अगर जगह रहेगी तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या रॉ मटेरियल आता रहेगा और वो खपत होता रहेगा। दूसरा क्या है, ईजी टू हैंडल इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री होता है उसको हैंडल करने में आसानी होती है। इन्वेंट्री का मतलब ये होता है वही जो चीज़ आप स्टोर करके रखते हो ना, उसी को इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है। रिड्यूस वेस्टेज। अब देख लीजिए भैया, मैं अपने लाइफ का खुद एग्जांपल बताऊं। अभी का एग्जांपल, मैं 2 डिब्बा खजूर लेके चला आया क्योंकि मुझे लगा कि खजूर सस्ता मिल रहा है। आज कंडीशन है कि वो मेरे खजूर दोनों डिब्बे से ख़राब होने लगे। यही होता है इंडस्ट्री में। कई बार आप चीज़ों को मंगा के रख लेते हो और आपको लगता है कि ख़त्म हो जाएगा, बट ख़त्म नहीं होता है, तब वो चीज़ वेस्ट हो जाती है। वही रॉ मटेरियल के साथ होता है। कंपनी में कई चीज़ें रॉ मटेरियल मंगा ली जाती है, सोचा जाता है कि भाई ये शायद ख़त्म हो जाए, ख़त्म नहीं हो पाता, तब वो ख़राब होगा। इन्वेंट्री में इसका चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि इस चांस बहुत कम क्या रहता ही नहीं। इसमें आएगा तुरंत उसमें चला जाएगा, तो तुरंत तो ख़राब होगा नहीं। तो ये होता है इसका एडवांटेज। तो 3 एडवांटेज तो आपको मैंने बता दिया। और एक बता दूं, रिड्यूस इन्वेंट्री वेस्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग मोर कंट्रोल। 1 मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ाई के। तो तीन एडवांटेज तो मैंने आपको बता दिए। चौथा एडवांटेज आप लिख लीजिएगा, मैन्युफैक्चर मोर कंट्रोल, यानी कि जो उत्पादन होता है वो पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में होता है। ये चीज़ आ जाए। कंट्रोल कैसे होता है, कहीं भी कोई समस्या है कि हम तुरंत ही रोक देंगे, उसमें हम कोई मतलब हमारे कंट्रोल में रहता है। रॉ मटेरियल अगर कहीं गड़बड़ हुआ तुरंत कंट्रोल कर लेंगे, और प्रोसेस मतलब तुरंत हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल कर लेंगे। तो इसमें जो कंट्रोलिंग पावर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इन्वेंट्री होल्डिंग कास्ट जो होता है वो कम होता है। इन्वेंट्री होल्डिंग कास्ट का मतलब वही जो रख रखाव में खर्चा आता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया कि आप खजूर को ज़्यादा ला के रख भी नहीं सकते हो, इससे ख़राब होने की चांस है। तो एक एडवांटेज तो हुआ कि आपको रखना नहीं पड़ेगा। दूसरा कि भाई अब आप जब उस चीज़ को रखते हो तो उसके रख रखाव में भी खर्चा आता है। आप कोई चीज़ पाल लीजिए, कुत्ता, तो उसके रख रखाव में खर्चा आएगा ना। ठीक उसी प्रकार से जब रॉ मटेरियल भी आता है तो भले लेस आए, बट उसका भी ध्यान रखना पड़ता है भाई इसमें पानी ना लगने पाए, भाई इसमें ये चीज़ ना हो पाए, तो वो चीज़ बच जाता है। इसके बाद क्या है, लो इन्वेस्टमेंट, यानी जो इसका एडवांटेज ये होता है ना कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दोगे तब भी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पहले से बना के नहीं रखना है। ऑर्डर आया, थोड़ा ऑर्डर आया तो आप थोड़ा सा बनाइए, ज़्यादा ऑर्डर आया तो आप ज़्यादा बना दीजिए। तो ये चीज़ होता है, इसमें कम इन्वेस्टमेंट करके भी काम चला जा सकता है। अब जब कम इन्वेस्टमेंट करके काम चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इस स्मॉल इंडस्ट्रीज में इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है। और यह वेस्टेज को एलिमिनेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेस्टेज को एलिमिनेट करने का मतलब है वेस्ट ऑफ मोशन, यानी कि गति को ये वेस्ट नहीं होने देता। अभी बताऊँगा कैसे। प्रोसेसिंग को वेस्ट नहीं होने देता, इन्वेंट्री को वेस्ट नहीं होने देता है, वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट उससे नहीं वेस्ट होने देता, वेस्ट फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन, हाँ, तो इन सब चीज़ों के वेस्ट नहीं हो। जैसे ओवर प्रोडक्शन क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन का मतलब ये होता है मेरे भाई ने, ओवर प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें हम ज़्यादातर चीज़ों ज़्यादा हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हमने कहा ना, जितनी हमें आवश्यकता है हम उतना ही बनाएंगे। भाई हमें 1 किलो चाहिए तो हम 2 किलो क्यों बनाएंगे। इसमें क्या है, इससे क्या हुआ, हमने ओवर प्रोडक्शन को कम कर दिया ना, ज़्यादा हमने प्रोडक्ट नहीं बनाया। दूसरा क्या है, वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट डिफेक्ट, हम इसमें वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट डिफेक्ट, हम इसमें ख़राब चीज़ों को ज़्यादा नहीं बनाते। ख़राब चीज़ों का मतलब ये है कोई जान के ख़राब नहीं बनाते। जैसे मान लीजिए अगर कोई हमारे इक्विपमेंट में ख़राब है, 1-2 ख़राब बना, हम तुरंत रोक देंगे, हमें पूरा याद है हाँ भाई ये है। ये फ़ायदा होता है इन्वेंट्री वेस्टेज को। जैसे बताया ना कि आप सामान को ला के रख दिए, आप उसका यूज नहीं कर रहे हो तो आप धीरे धीरे उसमें खराबी आ जाएगी ना। तो इन्वेंट्री वेस्टेज को कम करता है, क्योंकि इसमें रखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लाए तुरंत बनाए तो रखने की ज़रूरत नहीं। तो इस टाइप की वेस्टेज को एक कम करता है। वेस्ट ऑफ मोशन को भी कम करता है। मोशन का मतलब ये है जब आप कोई चीज़ ला के रख रहे हो, मोशन हो नहीं रहा है, कितनी बार ला रहे हो, कितनी बार ले जा रहे हो,
इन सब चीज़ों को से इसको बचाया जा सकता है। एक बार लाए और एक ही बार में ख़त्म कर दिए। इसके बाद क्या है, डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज है जान लीजिए। तो पहला क्या है, रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। हाँ, इसका देखिए रिस्क क्या होता है ना, जो आपका सप्लायर होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे आपने कहा भैया मुझे ये माल इतना चाहिए, उसने कहा ठीक है भैया, अगर पहुंचा दिए तो ठीक है, और अगर नहीं पहुंचा पाया तो तब तो आपका कस्टमर आपसे नाराज़ हो जाएगा ना, भाई मैंने आपसे कहा था इतना चाहिए था, तुम तो दे ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो सप्लायर है, जो तुम्हें सप्लाई कर रहा है, वो तुमको टाइम पर सप्लाई नहीं किया। इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई इसमें टाइम का ही खेल होता है, तो इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। दूसरा है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर टाइम फ्रेम। इसके बाद क्या, लैक ऑफ प्लानिंग। तो दूसरे का मतलब मैं नहीं जानता हूँ, तीसरे का मतलब आप जानिए, लैक ऑफ प्लानिंग, यानी कि जो प्लान है उसकी कमी। आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे देख लीजिए, अगर आपको कहीं एक चोर को चोरी करना होता तो वहाँ पर प्लानिंग करता है। आपको इंडस्ट्री पर वर्क करना है, कल क्रेन का मेंटेनेंस करना है, तो आज आप पूरा चीज़ तैयार करके रखोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास प्लान है। लेकिन आप अचानक कंपनी में वर्क कर रहे हो और आपका क्रेन फेल हो जा रहा है, कोई मशीन फेल हो गई, तो अचानक आप नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आप योजना नहीं बनाओगे, उसको डायरेक्ट आप जाके तुरंत सही करोगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई मशीन और आपको ये मालूम है कि नहीं भाई ये जो मेरी मशीन इसको मैं 15 दिन पे सही करूँगा, तो जैसे 15 दिन होने वाला रहेगा तब आप पूरा प्लान बना के तैयार करे रहोगे कि नहीं भाई जब इस मशीन को मैं सही करूँगा तो इसमें ग्रीस वाली प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बाकायदा एक प्लान तैयार कर लेते हो, और जब प्लान तैयार करे रहोगे तब कोई समस्या नहीं होगी, और समस्या रहेगी भी तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ को मैंने बता दी, दो कमी। तीसरा कमी क्या है, सडनली इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। इसका डिसएडवांटेज है, जैसे मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल जो पहले 60 रुपये किलो है और आप वही सोच के रखे हैं, अब इसमें क्या हुआ, आपको डायरेक्ट किसी ने कह दिया भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। अब आपने रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया, उसने कहा भैया इस टाइम तो रॉ मटेरियल महंगा है। ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप स्टोर करके रख नहीं सकते हो और रॉ मटेरियल आप उस प्राइस में पाओगे नहीं। तो इसमें क्या होता है, कई बार घाटा सहना पड़ता है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपका जो सप्लायर हो जो रेट में दे रहा है आपको उसी रेट में लेना पड़ता है, ना चाहते हुए, क्योंकि आप स्टोर करोगे नहीं और आपके पास इसके अलावा कोई और विकल्प है नहीं। कम में कोई दे नहीं रहा है, जो दे रहा वही दे रहा, तब उसके पास ही आपको जाना पड़ता है। तो ये होता है सडनली इंक्रीज द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। इसके बाद क्या, और इसके बाद क्या है, सेफ्टी स्टॉक इन केस ऑफ इंक्रीज। हाँ, इसके बाद देखिए क्या है, हाई डिपेंडेंट ऑफ सप्लायर इट निगलेक्ट सो लॉस। इसमें इट देखिए, इसके बाद क्या है, हाई डिपेंडेंट ऑफ सप्लायर इट निगलेक्ट सो लॉस। यानी कि इसमें क्या होता है ना, सप्लायर के ऊपर ज़्यादा निर्भरता होती है, सप्लायर के ऊपर ज़्यादा निर्भरता होती है, और अगर वह मना कर दिया तो इससे आपको नुकसान होगा। आप समझ लीजिए, इसमें डिपेंडेंट ज़्यादा होती है सप्लायर के ऊपर, आप सप्लायर के ऊपर निर्भर रहते हो, सप्लायर जो भेजेगा उसी में आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। लेकिन अगर वह मना कर दिया तो ये आपके लिए घाटे का सौदा हो जाता है। डिले इन द नॉर्मल बिकॉज ऑफ डिले ऑन इंस्ट्रूमेंशन। हुआ क्या था, देखिए एक छोटी सी डायरी है, मैं कंपनी में गया था तो कंपनी में इस टाइम काम नहीं करना होता, तो मैंने सोचा वहीं पढ़ लूँगा, क्योंकि रिवाइज करने का टाइम नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, ये डिले इन नॉर्मल टाइम, यदि जो आपको डिले करने का टाइम दिया उस टाइम पे डिले नहीं हुआ तो ये भी आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इसके बाद देखिए TPM क्या होता है। TPM को मैं बहुत कम टाइम लूँगा समझाने में। TPM मतलब टोटल, P मतलब प्रोडक्टिविटी और M मतलब मेंटेनेंस। टोटल मतलब क्या हो गया, ऑल एम्प्लॉय टॉप टू बॉटम टू टेक पार्ट। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग वेस्ट लॉसेस। मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, ओल्ड मशीन एज न्यू ब्रांड। इसमें क्या होता है, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एक ऐसा कल्चर जिसमें सभी लोगों को
इंक्लूड किया जाता है, चाहे वह लेबर हो, चाहे वह एकदम टॉप लेवल का एचओडी हो, डिपार्टमेंट हेड हो, पूरा सभी लोगों को शामिल किया जाता है। पुरानी मशीनों को ऐसे मेंटेन करके रखा जाता है जैसे वह नई हो, जिससे जिससे हमें हमें आउटपुट ज़्यादा मिले। तो टीपीएम एक ऐसा कल्चर होता है जिसमें टॉप टू बॉटम लेवल के सभी लोगों को इंक्लूड किया जाता है। पुरानी मशीनों को हम लोग इस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं जैसे वह नई हो। ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे हमें आउटपुट प्राप्त हो, ज़्यादा आउटपुट प्राप्त होकर कंपनी को ज़्यादा लाभ होगा। जब ज़्यादा लाभ होगा तो हमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अब ये हो गया टोटल प्रोडक्ट मेंटेनेंस। अब मैं आपको बता दूं टीपीएम एक प्रकार की एक सोच है जो सभी कर्मचारियों के अंदर एक अलग जगाती है। देखो मुझे ऐसे रखना है। पहले क्या होता था ना, पहले जो मशीन चलाता था ना वो केवल आता था मशीन चलाता था, वो कहता था भाई मशीन सही करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम कि मैं केवल मशीन चलाऊंगा। लेकिन जब से टीपीएम कल्चर का वो कहा कि नहीं भाई, अगर मैं मशीन चलाता हूँ तो मैं खुद मशीन की देखभाल करूँगा, क्योंकि जिस चीज़ को मैं चला रहा हूँ उसको मुझसे अच्छे से और कोई नहीं जान सकता। यानी कि जितना अच्छे से मैं जानूँगा उतना अच्छे से कोई नहीं जानेगा। इसलिए ना सिर्फ मैं चलाऊँगा बल्कि मैं उसका मेंटेनेंस भी करूँगा। टीपीएम ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें जीरो ब्रेकडाउन होता है, जीरो एक्सीडेंट होता है और जीरो डिफेक्ट होता है। ये होता है टीपीएम ऑब्जेक्ट। फुल फॉर्म देखिए, कुछ चीज़ों को जान लीजिए क्या होता है। डीआरआई का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट रिड्यूस आयरन होता है। सीओपी का होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सीएसपी का होता है कमबैक स्टील प्रोडक्शन। एचआरआई का होता है ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स। और टीएफएस का होता है टन फिनिश्ड स्टील। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चीज़ों को आपको समझा पाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।